हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 51 है। 50 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, आरएस हो या फिर हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो, ठीक है, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस के लिए बेटर है या बीपीएससी के लिए बेटर है या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए बेटर है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो भी पीसीएस है ना, सारे पीसीएस के लिए बेटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के हिसाब से, उसके सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ें चलाई जा रही है। लगभग बेसिक चीज़ें तो सारे स्टेट पीसीएस में सेम ही होते हैं, ठीक है। कल एक लड़का ने पूछा कि सर ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस के लिए सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी जो आपके एक जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप अपने स्टेट का देख लीजिए, बाकी तो ये सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं ना, उनको जो है कि ऐसा लगता है कि 51 ही है, मतलब टेस्ट नंबर 1 कहाँ पे मिलेगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उनको उत्तर प्रदेश पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनको जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 51 तक मिल जाएगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वो टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट नंबर 51 तक देखेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रुई के ढेर जैसे मेघों को पुकारा जाता है। अलका प्रछाप मेघ, पुंज कपासी मेघ, परतिले अस्तरी मेघ, जलद मेघ। पूछा जा रहा है कि रुई के ढेर जैसे मेघों को पुकारा जाता है, तो ये जो हो जाएगा कि पुंज मतलब कपासी मेघ को। देखिए, कपासी मेघ ये जो है कि कपासी मेघ जो है कि धुनी हुई रुई की तरह या कपास के ढेर की तरह ये प्रतीत होती है। इसे जो है कि कभी कभी यहाँ पे वर्षाएं होती है, इसलिए जो है कि इसे पुंज कपासी मेघ मतलब पुकारा जाता है, रुई के ढेर जैसे मेघों को, ठीक है। वह प्राकृतिक खड्ड जो संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मानसून प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, रूम सागरीय मध्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस प्रदेश। वह प्राकृतिक खंड जो संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। देखिए, अगर हम बात करें संवहनीय वर्षा की या संवहनीय, तो ये धरातल के काफ़ी गर्म होने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं से होने वाला जो वर्षा होता है वो संवहनीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार की वर्षा जो है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि प्रतिदिन दोपहर तक जो है कि धरातल गर्म होने के कारण क्या होता है, संवहन धाराएं उठने लगती है और जो है कि ये वर्षा होने लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत की प्रमुख झील एवं उनसे संबंधित राज्यों का गलत युग्म बताइए। मालाताल उत्तराखंड, चपनाला उड़ीसा, सात ताल उत्तराखंड, डिडवाना राजस्थान। देखिए, मालाताल ये कहाँ पे है ये झील, तो ये है आपका उत्तराखंड। चपनाला ये झील कहाँ पे है, तो ये जो है कि आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में है और ये मीठे पानी की झील है, ये उड़ीसा में नहीं है। सात ताल झील ये उत्तराखंड में है और डिडवाना झील जो है कि राजस्थान के नागौर में है। देखिए, जितने ताल करके आएंगे ना झील आपके, ये लगभग मैक्सिमम जो है कि उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। कहीं भी अगर ताल करके कोई भी झील आए तो समझ जाइए कि वो उत्तराखंड में है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधात्विक खनिज अवसादी सैल समूहों में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। देखिए, अधात्विक खनिज जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अवसादी सैल समूहों में पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज, तो ये आपका सही है। देखिए, खनिज ईंधन जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये जो है कि कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। देखिए, ये गलत है। खनिज ईंधन
जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ये जो है कि कायांतरित चट्टानों का नहीं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो है कि अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। तो ये दूसरा गलत है, पहला आपका सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो हैं। देखिए दो चीज़ें आता है, एक तो गैर परंपरागत और एक परंपरागत स्रोत। जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो एक है गैर परंपरागत स्रोत और एक है परंपरागत स्रोत। देखिए अगर हम बात करें केवल परंपरागत स्रोत की, तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं कि जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति लंबे समय से करता आ रहा है। ठीक है, देखिए इनका जो है कि क्या है कि भंडार जो कि सीमित होता है और इससे क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है। जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हुआ, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हैं, तो ये परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। ठीक है, अगर हम बात करें गैर परंपरागत स्रोत की, तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वो स्रोत जिनका उपयोग मनुष्य विकल्प के रूप में करने लगा है। मतलब कि अब ये डीजल, पेट्रोल, इनको छोड़ करके मतलब विकल्प के रूप में करने लगा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो कि सूर्य ताप है, पवन चक्की हैं, जल विद्युत हैं, बायोगैस हैं, ये सब सारे क्या है, ये जो है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है कि ये जो है कि प्रदूषण नहीं करते हैं और इसमें जो है कि असीमित भंडार है। मतलब इसके सीमित भंडार नहीं है, इसके असीमित हैं। लेकिन जो परंपरागत स्रोत हैं उनके सीमित हैं। जैसे मान लीजिए ये लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, जो भी डीजल वगैरह है, इनका क्या है, ये सीमित स्रोत है ये सब सारी चीज़ें। लेकिन जो सूर्य ताप है ये तो कभी ख़त्म ही होने वाला नहीं है, पवन चक्की है, जल विद्युत है, बायोगैस है, ये जो है कि असीमित है इनका। तो ये आएंगे आपके गैर परंपरागत स्रोत में। देखिए ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या हैं, तो ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड एकमात्र एक ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है? जैवभार पिरामिड, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि कौन सा पिरामिड जो है कि एकमात्र एक ऐसा पिरामिड है जो कि हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का ये। इसमें जो है कि देखिए पिरामिड जो है कि पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है कि जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। देखिए जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, दूसरा जो होता है कि जीव भार का पिरामिड, ये भी उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा, ये जीव भार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड, ये दोनों सीधे और उल्टा दोनों होते हैं। लेकिन जो एक ऊर्जा पिरामिड है, ठीक है, ये जो है कि हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। पूछा जा रहा है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1969 से 74 तक था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। और पहली बार जो है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हुई। 1969 में क्या हुआ था, 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। ठीक है, 1974 में क्या हुआ था, 1974 में जो है कि भारत के द्वारा जो है कि भूमिगत परीक्षण नाभिकीय परीक्षण किया गया था। ठीक है, 1974 में। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में, हैदराबाद में, लखनऊ में। पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका न्यू दिल्ली में। देखिए इसकी स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 5 जून 1980 में जो है कि ये इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दिल्ली में। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल में कब की गई? 1994 में, 1993 में,
1992 में, 1991 में। देखिए बात की जा रही है कार्बन क्रेडिट की। इसकी परिकल्पना जो है कि सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल में कब किया गया, तो ये किया गया 1992 में। देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये जो है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि UNFCCC, ये ठीक है, इसमें जो है कि अस्तित्व में ये आया था। ठीक है, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है, इसका मेन पर्पज ये है। देखिए बात करते हैं हम कार्बन क्रेडिट की, तो कार्बन क्रेडिट ये किसी भी देश के द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पे उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। मतलब जो कार्बन एमिशन है उसको कम, जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए जो है कि ये जो है कि दूसरे, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के जो कंट्री हैं, ठीक है, सम्मेलन है जो विश्व लेवल के, उसमें जो है कि ये दिया जाता है। देखिए इसका कार्बन जो क्रेडिट मिलता है वो किन किन बातों पे मतलब ध्यान देते हैं ये लोग, किन किन चीज़ों पे काम करते हैं, तो हरियाली लगाना, उसे संजोना, ठीक है, हरियालियों को हरित वृक्षों द्वारा संजोए कार्बन की मात्रा का आकलन करना, उसकी कीमत लगाना और किसी मान्यता देने वाली एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्ति उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना, इन सब चीज़ों पे जिसको कार्बन क्रेडिट मतलब वो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के लिए किस जिले से प्रारंभ हुआ था। चमोली जिले से, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, इनमें से कोई नहीं। देखिए बात की जा रही है चिपको आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चिपको आंदोलन जो है कि उत्तराखंड के लिए किस जिले से प्रारंभ हुआ था। तो किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था चमोली जिला से। देखिए उस टाइम पे ये यूपी में था, ठीक है, जिस टाइम पे ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है कि उत्तराखंड में। ठीक है, देखिए इस आंदोलन के प्रणेता थे कौन, चंडी प्रसाद भट्ट थे, और इनके सहयोगी कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इस आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए जो आंदोलन करता थे वो क्या करते थे कि पेड़ों से चिपक जाते थे, उसको काटने नहीं देते थे, काटने से उसको बचाते थे, इसलिए जो है कि चिपको आंदोलन इसका नाम पड़ा। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। चेरो, बरदा, बुक्सा, भोटिया। पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति जो है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए अगर हम बात करें इसकी, चेरो को, ये भी जो है कि उत्तर प्रदेश की जनजाति है, बुक्सा ये भी है, भोटिया ये भी है, लेकिन अगर बरदा की हम बात करें तो ये जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। औद्योगिक क्षेत्र नियम देशों का गलत युग्म बताइए। लॉरेन फ्रांस में, वेलो हैरिजांटले कनाडा में, कैंटन चीन में, किन्की जापान में। देखिए कुछ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है और उसके देश का नाम दिया गया है, ये इसमें से गलत युग्म बताना है। देखिए लॉरेन ये कहाँ पे है, ये औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में है। वेलो हैरिजांटले ये कहाँ पड़ता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र जो कि ब्राज़ील से संबंधित है, कनाडा से संबंधित नहीं है। कैंटन ये चीन से संबंधित है, किन्की ये जापान से संबंधित है, बट ये जो है कि कहाँ से संबंधित है, तो ये ब्राज़ील से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका गलत होगा। मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। पश्चिम प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। देखिए मेरियाना खाई ये किस महासागर तल में सिचुएटेड है, तो ये है आपका पश्चिम प्रशांत महासागर में। ए ऑप्शन आपका सही है। ज्वालामुखी कोलिमा का संबंध किस देश से है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, चिली, इटली। देखिए ज्वालामुखी का नाम दिया गया है कोलिमा। ये ज्वालामुखी जो है किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मैक्सिको से। बी ऑप्शन आपका सही है। पुस्तक और लेखक संबंधित गलत युग्म कौन सा है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जी.बी. मालसेन, द प्रोजेक्ट एंड द राज एरिक स्ट्रोक्स, रिबेलियन 1857 एस.पी. सिंह। देखिए कुछ पुस्तक का नाम दिया गया है और उसके लेखक हैं
इसमें से आपको गलत युग बताना है। द ग्रेट रिबेलियन ये किसकी पुस्तक है? तो ये अशोक मेहता की पुस्तक है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 ये पुस्तक किसकी है? तो जी.बी. मालसेन की ये पुस्तक है। और द प्रोजेक्ट एंड द राज ये एरिक स्टोक्स की पुस्तक है। और रिबेलियन 1857 एस.पी. सिंह की नहीं है, ये किसकी है? तो ये जो है कि पी.सी. जोशी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पी.सी. जोशी के द्वारा रिबेलियन 1857। तो ये जो है कि आपका गलत युग्म है। सुरमा घाटी आंदोलन 1938 का संबंध किस राज्य से था? असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़। देखिए, सुरमा घाटी आंदोलन 1938 का संबंध जो है कि किस राज्य से था? तो ये जो है कि आपका जो सुरमा घाटी आंदोलन 1938 का है, ये जो है कि एक किसान आंदोलन था और ये असम में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेपाल को उत्तर प्रदेश से कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6, 7, 5, 9। देखिए, नेपाल जो है कि उत्तर प्रदेश का ये पड़ोसी देश है, सॉरी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक है, पड़ोसी देश मतलब भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। और उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो जो है कि नेपाल से स्पर्श करते हैं। कितने जिले? तो 7 जिले। 7 का नाम क्या क्या है? तो देखिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है कि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेपाल से सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2001, 2 अक्टूबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2004। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ये इसकी शुरुआत जो है कि कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। सी ऑप्शन आपका सही है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। पूछा जा रहा है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल जो है कि अलग करता है। तो कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो 9 डिग्री है। 9 डिग्री चैनल जो है कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। देखिए, 8 डिग्री ये जो है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री जो है कि किसको अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री की हम बात करें तो ये छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। ये जो है कि छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो 8, 9, 10 डिग्री आप लोग याद रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं और इसे सांझ का व भोर का तारा भी कहते हैं। देखिए, बात की जा रही है शुक्र ग्रह की। ठीक है, कि इसमें असत्य कथन आपको बताना है। देखिए, सूर्य ग्रह जो है कि सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल सही है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। देखिए, शुक्र ग्रह जो है यह परिक्रमा जो है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में नहीं करता है। तो ये क्या है? गलत है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, और शुक्र को सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये केवल बी ऑप्शन गलत है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है? अनाच्छादन, भू परिभ्रमण, भू घर्षण, विवर्तनिक। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? देखिए, भूकंप का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के कई सारे कारण हैं। देखिए, पहले तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, भू संतुलन भ्रंशन के द्वारा भी भूकंप उत्पन्न होता है। प्लेट विवर्तनिक के कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। परमाणु बम का अगर परीक्षण किया जाए तो भी भूकंप आ सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ों से भूकंप का कारण ये बन सकता है। तो ये है आपका विवर्तनिक के द्वारा भी भूकंप का कारण बन सकता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, ब्रजायन धर्म में बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता है? मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। देखिए, ब्रजायन धर्म में बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता है?
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।